सर आज टिकट का हमने देखा कि बहुत मुश्किल हुआ। पहले बदंग तायंग जी का नाम आया, उसके बाद आपका नाम घोषित कर दिया गया। क्या हुआ था सर एग्जैक्टली आपने बताया, लेकिन आपको अभी क्या लगता है सर, ये इस तरह का अगर होता है तो सर अभी इलेक्शन में आपका रणनीति मतलब क्या रहेगा? क्योंकि बदंग तायंग जी तो अभी खड़ा करेंगे, वो कंटेस्ट करेंगे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। देखिए, इलेक्शन में किसी भी एक कैंडिडेट का रणनीति तो बहुत क्लियर है। इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन जीतना है और अपना पार्टी का जो सिंबल है उसे हवा में लहराना है। मेरा भी रणनीति वही है। कैंडिडेट जितना भी आए है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी का एडल्ट फ्रेंचाइज राइट है, सभी को उठने का हक हमारे संविधान ने दिया है। तो ऐसे में जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। कैंडिडेट आता है, ज़्यादा है बोल के घबराने का कोई बात नहीं है। आप लोगों ने लहर देखा है कि किस तरह डेवलपमेंट से वंचित होने के कारण पिछले 5 साल में तेजू सुनपुरा के लोगों को इस बार ये सोच उनके अंदर जागा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी रूलिंग पार्टी के साथ चलना है। रूलिंग पार्टी का उम्मीदवार को यहाँ से जिताएगा तभी यहाँ डेवलपमेंट आएगा। ये हमारे तेजू के जनता, चाहे मिसमी समाज का हो चाहे नॉन ट्राइबल हो, सभी को मुझे लगा कि अच्छी तरह से पता चल गया है। और उसका आज छोटा सा उदाहरण आपने आज इस जो रिसेप्शन प्रोग्राम में जिस तरह का भीड़ उभरा है, जिस तरह से लोगों ने अपना प्यार दिया है, समर्थन दिखाया है, मेरे ख्याल से वो अपने आप में ही एक कहानी बताता है। देखो, हार और जीत ये पॉलिटिक्स का एक सिक्का का दो पहलू जैसा है। कोई भी ये कभी भी दावे के साथ कहे कि पॉलिटिक्स में नहीं उतर सकता है कि उस जीत उसका होगा या वो इलेक्शन में हारेगा। ये पब्लिक या जनता तय करता है। मुझे लगता है कि 2019 में मेरे तरफ से भी कुछ गलतियां हुआ है। लोगों से कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। हालांकि 2 साल में मंत्री रहा, लेकिन उन 2 सालों में मैं अपने लोगों से थोड़ा दूर हो गया। राज्य में मैंने अपना नाम बनाया, लेकिन गाँव से, अपने गाँव के लोगों से, अपने यहाँ के जितने तेजू समाज के, सुनपुरा समाज के लोग हैं, उनसे मैं जुड़ नहीं पाया। मेरा हारने का मुख्य कारण वही था। ये कोई पार्टी के कारण मैं नहीं हारा हूँ, लेकिन एक जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा 2019 और 2024 के इलेक्शन में, वो ये है कि 2019 के इलेक्शन में रूलिंग पार्टी का टिकट के पीछे लोग नहीं भाग रहे थे। लोग ये नहीं कह रहे थे कि आप रूलिंग पार्टी का टिकट लेके आओ, हम आपको जिता के भेजेंगे। ये चीज जो बदलाव है 2024 में देखने को मिल रहा है। और इसका कारण जो 2019 से 24 के बीच में हमारे यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट एमएलए रहा है, उनका रहने के कारण जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट दूसरे कंस्टिट्यूएंसी के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पिछड़ गया है, उस चीज को लोगों ने महसूस किया है। उस चीज को महसूस करके लोगों को ऐसा लगने लगा है कि रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट जीतने से ही हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट आएगा, हमारे यहाँ का लोकल इकोनॉमी बढ़ेगा, हमारे यहाँ भी मार्केट का जो दुकानदार है वो 2 पैसा कमा पाएंगे। सर आपने जो अभी अपने स्पीच में कहा सर, सिटिंग एमएलए की तरफ से एक ऑफर दिया गया था पार्टी को, सीएम को, कि अगर मोहित चाय को खासतौर पे टिकट ना दिया जाए तो वो कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे ही सर बदंग तायंग जी को टिकट दे दिया, आप इतना पार्टी से लॉयल है, आप इतना पुराना मेंबर है सर बीजेपी में, तो क्या सर पार्टी ने इनिशियली आपके साथ ठीक किया सर? क्योंकि पहले आपका नाम नहीं आया, फिर जब किरकोकरी जी ने अपना स्पष्ट कर दिया कि नामांकन भरेंगे, फिर से आपको टिकट दे दिया, तो पार्टी ने आपके साथ सही किया क्या सर? देखो, मैं पार्टी का एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ। टिकट अप्लाई करना कार्यकर्ता के रूप में मेरा भी एक राइट बनता है, लेकिन टिकट किसे देना है, पार्टी के लिए क्या सही है, वो पार्टी का हाई कमांड डिसाइड करता है। बदंग तायंग जी भी पार्टी का ही कार्यकर्ता था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। एक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने भी अपना जो राइट को एक्सरसाइज किया, उन्होंने भी टिकट अप्लाई किया, मैंने भी टिकट अप्लाई किया। उसको भी ये लग रहा था कि टिकट उसको मिलना चाहिए, मुझे भी लग रहा था कि टिकट मुझे मिलना चाहिए। अपने एंगल से जब हम सोचते हैं तो हमें ये लगने लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं होगा, लेकिन जो हाई कमांड है वो जीत और हार की नज़र से देखता है। वो ये देखता है कि किसे टिकट देने से जीतने का संभावना ज़्यादा है। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को अभी अपने लेक्चर में बताया कि उस समय का सिटिंग एमएलए ने जो ऑफर दिया हमारे हाई कमांड को, पार्टी हमें हाई कमांड को, कि अगर बदंग तायंग जी को टिकट देता है, डॉक्टर मोहेश को टिकट नहीं देता है, तो वो कंटेस्ट नहीं करेगा। और पार्टी को भी ये लगा कि अगर सिटिंग एमएलए कंटेस्ट नहीं करता है तो दोनों जो प्रत्याशी है वो तो अपना पार्टी का है, उसमें से एक को भी अगर हम टिकट दे देते हैं तो दूसरा जो है पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा।
पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है, पार्टी में ही रह के काम करेगा और उस परिस्थिति में हमारा जो भी कैंडिडेट बनेगा वो अनकंटेस्ट होगा। इसी सोच के साथ पहला टिकट उसको दिया गया था। दुखी मैं भी इंसान हूँ, दुखी जरूर हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दुखी नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने तुरंत कहीं घोषणा नहीं किया कि मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि मुझे टिकट नहीं मिला तो ये पार्टी खराब है। पार्टी अच्छा या खराब नहीं होता है। पार्टी में क्या होता है कि देखो उनका समय के हिसाब से वो लोग अपना डिसीजन लेता है। मुझे लगता है कि उस कंडीशन में जो उस समय के लोकल एमएलए ने तेजू के लिए दिया था, उस कंडीशन में उन लोगों को लगा कि बादंग तायंग को टिकट देना सही है, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं होगा तो वीक और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन फिर टिकट अनाउंस होने के बाद जिस तरह 3 दिन यहाँ पे उनको लोकल एमएलए को कांटेक्ट करने के लिए हमारे हाई कमांड ने कोशिश किया, जिस तरह से वो भागा भागा फिर रहा था, किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा था, लोगों को घर में भिजवाने के बाद भी वो जिस तरह से आके नहीं मिल रहा था, अपने वादे से मुकर गया था, तब फिर हमारे हाई कमान को लगा कि इस बदलते हुए परिस्थिति में, इस बदली हुई परिस्थिति में अभी जो हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट जिसको पहले घोषणा किया था शायद वो जीत नहीं पाएगा। ऐसे में क्योंकि सिटिंग एमएलए जब एक कंटेंडर बन के आता है तो उनके साथ लड़ाई करना कोई छोटा मोटा बात नहीं होता है। तो उसी बदली हुई परिस्थिति में दोबारा उन लोगों ने तेजू के लिए खास तौर पे रिव्यू करने उन लोगों ने जायज़ सोचा, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन लोगों ने मुझे मौका दिया, ये दायित्व मुझे दिया कि यहाँ से कमल खिलाने को। सर माफ़ कीजिएगा, ये किरकोर जी जो सिटिंग एमएलए है और बादांग तायंग जी जो कि आपके करीबी थे, एक समय में पार्टी के करीबी थे, अभी उन्होंने अलग से मतलब नामांकन भरने का फैसला किया है, तो ऐसे में सर एक बहुत मेजोरिटी ऑफ वोट्स जो है बढ़ जाएगा, कहीं सर नुकसान आपको नहीं होगा? आपको क्या लगता है सर? देखिए, पॉलिटिक्स में लाभ नुकसान तो चलते रहेगा। मैं आज आप लोगों के जरिए से उन सभी लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप छोड़ के गए हैं, मैं भारतीय जनता परिवार की ओर से फिर से उन लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि एक ऐसा पार्टी जो देश के हित में काम कर रहा है, एक ऐसा पार्टी जिन्होंने अरुणाचल में राज्य सरकार बनाने के बाद में अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ श्री पेमा खांडू जी एंड अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ श्री चौना मेन जी, जिन्होंने अरुणाचल का जो डेवलपमेंट का रूपरेखा चेंज कर दिया, ऐसा पार्टी का दामन ना छोड़े। उनका भी भविष्य इसी पार्टी में है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहता है, उसी तरह पॉलिटिकल लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स रहेगा। आज शायद आपको मौका नहीं मिला, लेकिन अगर आप पार्टी के लिए काम करते रहेंगे तो आने वाला समय में पार्टी आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो काम है, उसको जरूर इज्जत देगा। आपको भी भविष्य में आपको भी यहाँ से विधायक बनने का मौका जरूर मिलेगा। जब एक चाय वाला हमारा पार्टी में प्रधानमंत्री बन सकता है तो हमारा यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का विधायक क्यों नहीं बन सकते? सर मेरा आखिरी सवाल सर, 2000 इससे पहले वाला इलेक्शन में सर आपसे ऐसी क्या गलतियां हुई होंगी जिसके वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा? सर आप इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सेम जो गलतियां हैं वो इस बार आप ना दोहराएं? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले शायद इसका जवाब दे दिया है। मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं मंत्री बनने के बाद मैं राज्य में मैंने अपना नाम बहुत बनाया, लेकिन उस दौरान मैं अपने लोगों से पिछड़ छूट गया। गाँव से मेरा जो यहाँ के लोकल लोगों से मेरा जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को मैं जोड़े नहीं रख पाया। वही मेरा कमजोरी था और उसी कमजोरी के कारण मैं हारा हूँ। लेकिन इस बार मैंने जैसे पहले भी कहा है, 2 कंडीशन है। एक, पिछला 1.5 साल से जो मैं ग्राउंड में काम कर रहा हूँ, लोगों ने उसको खूब सराहा है। लोग इसीलिए खुल के अपना समर्थन मुझे दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमारा तेजू सोनपुरा का, हमारा मिसमी समाज का भविष्य अगर कोई उज्जवल कर सकता है तो उस चीज़ में वो लोग मुझे प्रथम देखते हैं। दूसरा, जो परिस्थिति, जो टिकट को लेके जो इम्पोर्टेंस 2019 में नहीं देखा था, वो इस बार देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार तेजू से कमल जरूर खिलेगा। सर आपके कार्यकाल में 2014 में सर आपने एक कॉलेज, बहुत साल के बाद में आपने नए कॉलेज यहाँ तेजू में लेके आई हैं। अभी 5 साल फिर चले गए हैं, बैक चले गए हैं हमारे लोहित डिस्ट्रिक्ट। तो आप जब अभी इस बार जब अगर आप जीत के आएंगे तो क्या ऐसे नए कॉलेज आने वाले दिन पे देखा जा सकता है सर इंस्टीट्यूट? सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा है कि 2 कॉलेज एक टेन्योर में लाना ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। 1986 में आईजीजी कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट के बाद में 30 साल तक हमारे तेजू सोनपुरा में एक भी हायर एजुकेशन का सेंटर नहीं आया था। 2016 में मैंने आयुष मेडिकल कॉलेज लाया था, जो बहुत बदकिस्मती है हमारा कि हम लोग यहाँ पे स्थापित नहीं कर पाए।
और फिर 2018 का आखिरी पार्ट में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत हमने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया उसे यहाँ पे लाया है विद काइंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑनरेबल सीएम एंड ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब। आने वाला समय में मेरा सबसे पहला जो काम रहेगा उस कॉलेज को चालू कराना, उसको स्ट्रेंथन कराना और जितने हमारे स्कूल लेवल के जितने हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना। हमें सिर्फ हायर एजुकेशन पे ध्यान नहीं देना है, प्राइमरी एजुकेशन पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया। मैं आज IAS IPS की अगर बात कर रहा हूँ तो उसी बीच कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे क्लास 10 में हमारा रिजल्ट बहुत पुअर हो रहा है। तो ऐसे बदली हुई परिस्थिति में मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन का सेंटर जरूरी है। हमारे यहाँ का लोकल इकोनॉमी भी वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही साथ हमारे बच्चों को एक कम पैसे में अच्छा एजुकेशन मिलने का वो जुगाड़ देता है। लेकिन उसके साथ साथ में इस बार मेरा फोकस स्कूल एजुकेशन के भी ऊपर रहेगा। स्कूल में हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, टूटे फूटे मकान में उनको क्लासरूम में बैठना ना पड़े, इस चीज़ के ऊपर मैं खास तौर पे ध्यान देना चाहूँगा। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि DCM सर जो है आपके ओपोनेंट को सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी में रहते हुए, आपको कुछ जानकारी है सर इस बारे में? देखो ये सब अफवाह है, हम लोग सब पार्टी के कार्यकर्ता है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोलो, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बोलो या मैं बोलूँ जो एक आज कैंडिडेट के रूप में आपके सामने खड़े हैं, और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी राज्य में दोबारा सरकार बनाए और केंद्र में भी दोबारा सरकार बनाए, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। ये सब अफवाह है कि कोई किसी के ऑपोजिशन कैंडिडेट को फंडिंग कर रहा है, ये हमारा जो ओपोनेंट्स है ये उनका काम है। ये लोग इस तरह का जो अफवाह मार्केट में फैलाता है ताकि लोगों के बीच में भ्रम पैदा हो, लोगों को ऐसा लगने लगे कि बीजेपी का ये टिकट मिलके भी बीजेपी का जो टॉप लीडर्स है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा है कि यहाँ आने से पहले मैं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी के घर में उनका आशीर्वाद लेने गया था और उन्होंने अपना आशीर्वाद और अपना समर्थन खुल के मेरे प्रति दिखाया है। आने वाले समय में जब कैंपेनिंग होगा आप देखिएगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, सेंट्रल लीडर्स और ऐसे बहुत सारे हमारे राज्य के जो ऑफिस बेरर्स है आपको यहाँ पे मेरे लिए कैंपेनिंग करते हुए, ऑनरेबल हमारे जो MP कैंडिडेट है श्री टापिर गाँव जी, उनके लिए कैंपेनिंग करते हुए आपको दिखाई देगा। सर आखिर में सर अचानक से तेजू में देखने में आ रहा है कि बहुत सारा रोड्स वगैरह बनना शुरू हो गया सर। 5 साल तक कुछ काम नहीं हुआ था, ऐसा पब्लिक भी कहता है। अचानक से इलेक्शन के समय में ही ऐसा डेवलपमेंटल काम करवा के क्या ये वोटर्स को लुभावने का प्रयास किया जा रहा है सर आपके ऑपोजिशन के नेताओं द्वारा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसू का धन्यवाद देना चाहूँगा, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का, जिन्होंने एक 42 करोड़ के आसपास का स्कीम ला के तेजू में CC रोड बनाने का काम शुरू किया है। आज अगर तेजू में कुछ रास्ता चलने लायक का है तो वो आपसू के बदौलत है और हमारा राज्य सरकार के बदौलत है। राज्य सरकार ने अगर वो स्कीम पास नहीं कराया होता, आपसू ने अगर वो काम तेजू के लिए नहीं लाया होता, तो शायद आज जितना CC रोड कॉलोनी में आपको बना हुआ दिख रहा है वो नहीं बनता। तो सबसे पहले मैं राज्य सरकार और हमारा आपसू के जितने प्रेसिडेंट हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। कारण जो भी रहा है इसके अलावा जैसे आपने कहा है, आप खुद बोल रहे हैं कि 5 साल तक यहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। पब्लिक का कहना है सर। पब्लिक का कहना है तो आपका भी कहना है, आप भी उसी पब्लिक में शामिल हो, मैं भी उसी पब्लिक में शामिल हूँ, और हम सब ने देखा है। ये कोई बोलने का जरूरत नहीं है, किसी से सुनने का जरूरत नहीं है, हम सब ने इसको देखा है, परखा है, और आप लोगों ने भी शायद बहुत बार रिपोर्ट भी बनाया होगा जिस तरह का खास्ता हाल हमारा तेजू का सड़कों का था। अगर वो 5 साल डेवलपमेंट नहीं कर रहा था तो मैं उस विधायक साहब के पूर्व विधायक साहब से पूछना चाहूँगा कि वो कहाँ थे, 5 साल तक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा था, क्यों इलेक्शन के माहौल में ही रास्ता कारपेटिंग उसने करना शुरू किया? क्या वो फंड को छिपा के रखा हुआ था या लास्ट मोमेंट में हमारे लोगों को मूर्ख बनाना चाहता है? ये सवाल आप उनसे पूछिए, वो बता सकेगा कि 5 साल आप डेवलपमेंट नहीं करके, रास्ता नहीं बना के, लास्ट 1-2 महीना में ये आप क्या ड्रामा कर रहे हैं? बेसीजन बारिश होने से भी रातों रात अगर आप रास्ता बना रहे हैं तो रास्ता का क्वालिटी कैसा रहेगा? मैं आप लोगों के जरिए से एक ही बात जनता को बोलना चाहूँगा, नेता को नेतागिरी करना है, कॉन्ट्रैक्टरी नहीं करना है। नेता को नेतागिरी करना है, नेता को बिजनेसमैन नहीं बनना है। नेता अगर नेतागिरी छोड़ के कॉन्ट्रैक्टरी करेगा और बिजनेसमैन बन जाएगा
तो हमारा समाज का कभी उद्धार नहीं होगा। सर आज का भारी मात्रा में आपका सपोर्टर्स को देखते हुए सर आप कितना हद तक सोच रहे हैं कि सर इलेक्शन में आपका जो काम करने का तरीका रहेगा वो कैसा रहेगा? आसान जीत हासिल होगा या आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा सर? देखिए, इलेक्शन कभी भी आसान नहीं होता है। इलेक्शन में हमें अपना पूरा दमखम लगाना पड़ेगा। आज जो भीड़ जिस तरह से आया है, जो लोगों ने जिस तरह से अपने आप आके जो प्यार का वरदान मुझे दिया है, मुझे लगता है कि आने वाला जून 2 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा वो आप लोगों के आंखों के सामने है। लेकिन हमें रिलैक्स नहीं होना है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी यही निवेदन करूंगा कि हमें पूरे ज़मीनी स्तर से जुड़ के इस बार काम करना है। और इस बार जैसे मैंने कहा है, मेरा भी हौसला बुलंद है, क्योंकि इस बार अंजाव के जितने इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, अंजाव के जितने सीनियर्स हैं, हमारे वाकरों के जितने, हमारे मिसमी समाज के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने मिसमी समाज के सीनियर्स हैं, हमारे तेजू के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, मिसमी समाज के और नॉन ट्राइबल समाज के भी जितने लीडर्स हैं, खुल के मैंने उनसे कभी रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन वो लोग खुद अपने आप आके यहाँ पे मेरे लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। अगर इतने सारे लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा। सर आखिर में अरुण भूमि परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं सर आने वाले इलेक्शन को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।